आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए आइए एक बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी बात है कि आखिरकार सर नोटिफिकेशन आ गया है और आप लोग फॉर्म भरने के लिए भी तैयार हो चुके हो, लेकिन एक सवाल आ रहा होगा कि सर तैयारी कैसे करें। एक बार अगर अच्छे से स्टार्टिंग से कोई हमें बता दे कहाँ से कितना शुरू करना है, कैसे शुरू करना है और कब तक हम इस तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे, तो एक बहुत अच्छा आपको हेल्प हो जाने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी दिया है जहां पर आपको मैं पूरा एक स्ट्रेटेजी आपके लिए बता दूं किस तरीके से आप चीजें शुरू कर सकते हो, क्या फॉलो कर सकते हो और क्या फॉलो नहीं कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी कि आखिरकार इस एग्जाम का लेवल क्या है, और इस एग्जाम के लेवल को आपको सिर्फ और सिर्फ पता चल सकता है इसके PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। अगर आप मोस्टली क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आती होगी कि अराउंड अगर 125 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 125-120 क्वेश्चंस में से मतलब आपके कहीं ना कहीं 80 to 85 मतलब 80 to 85 क्वेश्चन सबके सही हो जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही 85 क्वेश्चन से अबव बढ़ने की कोशिश करते हैं वहां पे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो आपका कंपटीशन है वो कंपटीशन आपका 90+ अबव से ही है। मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों ने भैया MSc तक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, सभी लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया हुआ है, तो वो सवाल तो सबसे हो जा रहे हैं जो आप मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग कर ले रहे हो। लेकिन वो सवाल जो आपको कंपटीशन से अलग करने वाले हैं वहां पर आपका सही कंपटीशन पता चलने वाला है। जो दूसरा नहीं कर पाएगा, अगर आप वो कर पा रहे हो तब जाके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। इस बात को दिमाग में बैठा लो, जो दूसरा नहीं कर पाएगा वो आपको करना है। और दूसरा क्या नहीं कर पाएगा? दूसरा वो नहीं कर पाएगा जो पढ़ के नहीं जाएगा, जो सही तरीके से देखेगा नहीं। तो यहां पर आपको सभी चैप्टर्स को एक इक्वली वेटेज देना है। मतलब सबसे पहले तो दिमाग में एक चीज फिट करो कि आपके पास अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में आपको तीनों ही पोर्शंस अच्छे से आने चाहिए, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। आप यूं नहीं कह सकते हो कि 2 पोर्शन को ज्यादा अच्छा कर लो, 1 पोर्शन को नीचे कर लो, क्योंकि फिर आप बाकी सबसे अपने आप अलग बन जाओगे। जब तीनों ही चीजें बहुत अच्छे तरीके से आएंगी तो अपने आप अलग बन जाओगे, तो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस करने की ज्यादा बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू दूसरे को। तो आपको यहां पर यही चीज समझनी है अच्छे से। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको यहां पर सिलेबस को एक पेज में लिखना है, क्योंकि सिलेबस साइट पे मिलना, सिलेबस कहीं से डाउनलोड कर लेना ये एक अलग बात है। जब तक आप अपने हाथ से लिखोगे नहीं एक पेज पर, तब तक आपके दिमाग में छपेगा नहीं कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या है ना। कोई मतलब MSc तक की बातें पढ़ते जा रहा है, कोई BSc के ही अपने नोट्स को रिवाइज करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली जानो तो कम से कम कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है, किन बातों पर फोकस करना है, और खासकर जो एक PYQ की बुक है वो अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, अगर आपने कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो वहां पर आपको अवेलेबल होगा ही। जैसे मैं तो करवा रहा हूं PYQ का पूरा का पूरा, जब मैं क्वेश्चन डिस्कशन यूट्यूब पर करवा रहा था तो वहां पे क्वेश्चंस थे उसके पास, ठीक है। लेकिन उस बुक में जो आप बुक रेफर करोगे PYQ की, आंसर बहुत गलत दिए हैं, इस बात का ध्यान देना। ऐसा नहीं हमने PYQ की बुक खोली और आंसर रटना स्टार्ट कर दिया, आंसर बहुत ज्यादा गलत दिए हैं। आपको करेक्ट आंसर पर ही ध्यान देना है क्या होगा। तो इसके लिए आपको हेल्प तो एक लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं चीजों में। तो फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको पर्सनल तौर पर क्या कहना चाहता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दो एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक एक याद करने वाला, तो जितना आप एग्जाम के नजदीक आते आते याद करोगे तो जितना वहां पर फायदा होगा उतना अभी से फायदा नहीं होगा। अभी आपका ध्यान होना चाहिए फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। सबसे पहले फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर दो बढ़िया से, फिर आपका इनऑर्गेनिक को स्विच करते करते रिवीजन चलाओ दोनों का, फिजिकल और ऑर्गेनिक का, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पैरेलल लेके चलो, फिर आप टेस्ट वगैरह जो वहां पर दे रहे हो। तो यहां पर अब सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ने का तरीका। देखो, आप सभी लोगों ने केमिस्ट्री पे अपना एक बहुत अच्छा समय, लंबा समय बिताया है, तो आपको तरीका बिताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप इस एग्जाम की तैयारी करो तो मुझे लगता है इस एग्जाम में जो आपको जरूरत है वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स हैं, और कॉन्सेप्ट्स को सिस्टमैटिक वे में याद रखना या फिर पढ़ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप फिजिकल केमिस्ट्री में कोई एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हो, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपने क्या क्या सारी बातें सीखी, क्या क्या सारे फॉर्मूले सीखे, क्या क्या वहां पर यूनिट्स का रोल था, वो सारी बातें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। बहुत अच्छे से एक एक बात क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई बोले मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, तो बस दिमाग में आ जाना चाहिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसे ही कापा की कोई यूनिट पूछे, ऐसे ही कापा क्या होता है,
है ना। ये छोटी छोटी बातें होंगी, लेकिन आपको वहां पर कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत अच्छा है, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से ही आती है। जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा फॉर्मूले आपको याद होंगे बार बार, उतना ज्यादा फॉर्मूले आप रिकॉल करोगे बार बार, और कॉन्सेप्ट्स फिर मजबूत बन ही जाते हैं। अब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो? देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बताऊंगा, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो एनसीईआरटी क्वेश्चन से करो, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो। इससे क्या फायदा होगा? इससे आपकी थ्योरी बहुत मजबूत होगी, क्योंकि एनसीईआरटी में एक तरीके से क्वेश्चंस दिए हैं, एक तरीके से सारे सिस्टमैटिक वे में क्वेश्चंस दिए हैं, तो वहां पर आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से मजबूत होगी। उसके बाद आप लोग पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करो, जैसे केवीएस, एनबीएस, पीजीटी, जीआईसी, आरपीएससी, डीट्रिपलएसपी, जितने भी ये एग्जाम्स हैं, इन सभी एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस पर ज्यादा ध्यान दो। इससे क्या होगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा, कि हम जो लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, फिर जो एनसीईआरटी से हमने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा किया है, वो हमें यहाँ पर इस एग्जाम में हेल्पफुल हो रहे हैं। और यदि अपने लेवल को थोड़ा सा अब बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि सीधी सी बात है, एग्जाम में अगर आप एक अब लेवल तक पढ़ाई करके जा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप नीट और जेईई मेन के पीवाईक्यूज यहां से कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन का अगर आप कर पा रहे हो तो आपका लेवल बहुत अच्छा होके जा रहा है, आपको फिर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने बेस्ट एफर्ट्स ही लगा सकते हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये एक तरीका है मेरे हिसाब से, जो मैंने पूरी की पूरी एनालिसिस की है। एक आखिरकार लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है चीजों को कि कैसे क्या कहां पर बन रही है। और सबसे अच्छी बात है, आप पीवाईक्यू को खुद भी ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी जो बातें मैं यहां पर बता रहा हूं, मतलब टू द पॉइंट करेक्ट बात बता रहा हूं, ठीक है। अगली बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कनेक्टिविटी का। फिजिकल केमिस्ट्री में आप कोई भी चैप्टर रैंडमली शुरू कर सकते हो, आप थर्मोडायनेमिक्स रैंडमली शुरू कर लो, आप गैसेस स्टेट स्टार्ट कर लो, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर लो, कुछ भी स्टार्ट कर लो, आपको समझ में आने वाला है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास यहां पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, फ्रॉम बेसिक टू एकदम लास्ट पार्ट तक। तो जिसमें सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल पार्ट होता है, जहां पर आईयूपैक नेमिंग, कॉमन नेमिंग, स्ट्रक्चर्स, क्लासिफिकेशन उससे रिलेटेड होता है। उसके बाद जीओसी जुड़ा होता है। जीओसी के बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट्स, नेम रिएक्शंस। इसमें ही ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं। देखो, आपके सिलेबस में एल्केन, हेलो एल्केन, एल्डिहाइड कीटोन, ये सब चैप्टर दिए हैं, लेकिन वो आप ज्यादा समय ना बिता के आप रिएक्शन मैकेनिज्म पे ज्यादा समय बिता दो, क्योंकि मैंने अपने ऐप पर रिएक्शन मैकेनिज्म में ही सब कुछ पढ़ा दिया, रिएक्शन मैकेनिज्म में ही सारी बातें खत्म कर दी। तो फिर उसको बार बार वहां पर पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेट चीजों को इकट्ठा करना है। जब चीजों को इकट्ठा करोगे तभी तो वहां पर क्वेश्चंस भी आप अटेंड कर पाओगे। तो आपको फिर जो ध्यान देना है, उसके बाद मिसलेनियस पार्ट भी देना है, जैसे हेटेरोसाइक्लिक हो गया, थोड़ा सा स्पेक्ट्रो का थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट दिया जाते हैं, तो उस पर आप एंड में ध्यान देना। मेन पार्ट यहाँ पर एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जो कि आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। कम से कम आपके पास अगर ओवरऑल बात की जाए तो 35 to 40 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 15 to 20 क्वेश्चंस इसी पोर्शन से आते हैं। 15 to 20 क्वेश्चंस इसी पोर्शन से आते हैं डायरेक्टली उठ के। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस वहां से होंगे, 8-10 क्वेश्चन आईयूपैक नेमिंग, बेसिक वगैरह सब कुछ कवर करते हुए, 15-20 क्वेश्चन यहाँ पे, और लास्ट में फिर 10-15 जोड़ लो। तो आप ऐसे ओवरऑल जोड़ लोगे तो 35 to 45 के बीच में आप ऑन एन एवरेज ले सकते हो। यहाँ पर फिर क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जैसा कि मैंने आपको लगभग 10-15 वीडियोस दे चुके हैं, अब हम उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ाएंगे और ऐप पर थोड़ा स्पीड में हम काम कर रहे हैं। वहां पर आपको बहुत जल्दी, जितने भी ऐप के स्टूडेंट्स हैं अगर वो जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अब हम बहुत सिस्टमेटिकली वर्क करेंगे और बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि लास्ट टाइम में हमारा रिवीजन भी बहुत अच्छा हो सके और टेस्ट सीरीज में आपका परफॉर्मेंस भी आप बहुत अच्छे से कर सको। इसके बाद क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। आपके पास एनसीईआरटी है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एनसीईआरटी को अगर आप टच करना चाहते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस में है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग पढ़ा भी रहे होगे, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ऑलरेडी एनसीईआरटी के बारे में सब कुछ जानते हो। क्योंकि एनसीईआरटी में बार बार क्यों कह रहा हूँ, एनसीईआरटी से आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि जब थ्योरी बहुत स्ट्रांग होगी तब आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, एक बात आप थोड़ा समझो, जो यहाँ पर ये गलती कर रहा है कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस को रटने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चंस किया जा रहा है, वो बहुत गलती कर रहा है। सबसे पहले आपको ये जो समय मिला है, इस समय कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दो, तो ज्यादा मजा आने वाला है। तो पीवाईक्यू, इसमें भी पीवाईक्यू पे फोकस करना है। पीवाईक्यू से आपको आइडिया मिलेगा कि आपने जो पढ़ा है सटीक पढ़ा है कि फालतू ज्यादा पढ़ा हुआ है। और फिर लास्ट में नीट और जेईई मेन अगर अपना लेवल ठीक करना चाहते हो, सेटिस्फाइड होना चाहते हो। फाइनली अगर मैं बात करता हूं तो वो बात है फाइनली आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप यूं कह सकते हैं, नोट्स ही सिर्फ पढ़ लो। वीडियो अगर नहीं देखना चाहते हो तो वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नोट्स पढ़ लो।
नोट्स अगर आपको हो आपके पास सिस्टमेटिकली, और 11th-12th लेवल के अगर नोट्स आपके पास हो, एक दो टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा हैं उनको थोड़ा सा टच कर लो, जैसे बायो इनऑर्गेनिक का जाता है, ऑर्गेनोमेटलिक में वो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है कौन सा नहीं है, ज्यादा हायर नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं बहुत ही लोअर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ज्यादा हाई नहीं आते, कुछ 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जो एक अलग से आ जाता है, लेकिन फिर उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आपको 4-5-8-10 क्वेश्चन के चक्कर में नहीं, आप 110-115 क्वेश्चंस पे फोकस करो कि जितना आप पढ़ के जा रहे हो उतना हो। उनको तो आप फिर बाद में एंड में करना ना, जब आप जहां पर भी ज्वाइन कर रखे हो वो भी करवाएंगे, या फिर मैं तो खुद आपको यहां पर एंड में बता दूंगा कि यहाँ से ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, ये सारी बातें इस तरीके से करने वाले हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करो। यहां पर आप एनसीईआरटी को साइड में कर दो, नीट और जेईई मेन को थोड़ा सा साइड में कर दो, और पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस कर लो, क्योंकि जब पीवाईक्यू आप कर लोगे तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको रिपीट दिखाई देंगे। आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है तो भैया कभी क्रोमियम का पूछा गया है तो कभी कॉपर का पूछा गया है, आपसे कभी ज्योमेट्री पूछी गई है, कभी SO3 की पूछी गई है तो कभी PCL5 की पूछी जाएगी, तो कॉन्सेप्ट्स तो ऑलमोस्ट वही लगेंगे ना, क्वेश्चन तो फिर डिफरेंट बहुत सारे बन सकते हैं। जब आप पीवाईक्यू कर लो फिर उसके बाद आप नीट जेईई मेन पर स्विच कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मत करो, अगर आपके पास समय है, आप बहुत अच्छे से हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत डेडिकेटेड हो, तो बिल्कुल यार अपने लेवल को इंक्रीज करो वहां पर। तो ये तीनों ही बातें मुझे आपको अच्छे से समझानी थी, क्या तरीका आपका होना चाहिए। अब कुछ सवाल, पहला सवाल तो सिलेबस हो गया, दूसरा सवाल बुक्स कौन सी फॉलो करें। तो देखो यार, मुझे यहाँ पर जो बुक सबसे अच्छी समझ में आ रही है, एक अच्छे लेवल की समझ में आ रही है, जिसमें सब कुछ करेक्ट है, सब कुछ सही बातें हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, वो है सिंगेज पब्लिकेशन की KS वर्मा। ऑर्गेनिक की भी 2 वॉल्यूम आती हैं, इनऑर्गेनिक की भी 2 वॉल्यूम आती हैं, और आप यूं कह सकते हो फिजिकल की भी 2 वॉल्यूम आती हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, प्रॉपर थ्योरी दी है और विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स दिए हैं। तो मैं आपको अगर बताऊं तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप इतनी सारी बुक्स एक साथ पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी अगर आप बुक्स जानना ही चाहते थे तो मैं KS वर्मा को आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें सब सटीक लिखा हुआ है, गलतियां ना के बराबर हैं, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप और क्वेश्चन बैंक चाहते हो तो क्वेश्चन बैंक के लिए यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर है, वो काफी है। क्वेश्चन बैंक के लिए एक बुक आती है यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, जिसमें सारे नीट के और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कह रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा फोकस करो, क्वेश्चंस तो फिर अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। फिर ओपी टंडन अगर कोई फॉलो करना चाहता है तो कर सकता है, और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली मैं रिकमेंड कर सकता हूं मेहता एंड मेहता। ये एक BSc लेवल की बुक है, लेकिन यहाँ से बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कवर होने वाली हैं, बहुत सारे टॉपिक्स जो आपको नहीं मिलने वाले वो इस बुक में मिलने वाले हैं। तो ये कुछ बुक्स का सजेशन था मेरी तरफ से, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आपका जो लेवल होगा वो कहीं ना कहीं 11th और 12th लेवल होगा, 11th और 12th क्लास का लेवल होगा। तो आपको जो ज्यादा फोकस करना है वो NCERT पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। NCERT के बाद फिर जो आप कर रहे हो वो सभी प्लस बातें हैं ना, क्योंकि आपको हायर वाली चीजें ज्यादा आती हैं, क्योंकि आप MSc में अभी ऑलमोस्ट पास आउट हो या फिर जुड़े होगे, लोअर वाली चीजें थोड़ी कम आती है, तो लोअर पे थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर ज्यादा दे लो। हायर तो फिर अपने आप वो प्रैक्टिस में था, बहुत ज्यादा समय आपने बिता रखा था। इसके बाद पहले सभी कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करो, फिर पीवाईक्यू पर फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कभी कभी जल्दबाजी में सिर्फ पीवाईक्यू देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं देखते। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तब जाके पीवाईक्यू आप करने में मजा आएगा। अगर आपने एक रैंडमली पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया फिर दूसरे पे अटक गए, फिर क्या बोलोगे हमें तो कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो पहले आप कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे कर लो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, आपने जीओसी पढ़ा, तो जीओसी में सारी बातें आपने सीख ली, फिर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको मजा आएगा करने में। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन उठा ले रहे हो फिर आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा क्या होगी, प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर यही प्रॉब्लम एक बड़ा रूप ले लेगी, और फिर एंड में आपको बहुत ज्यादा अजीब सा लगना शुरू हो जाएगा कि आखिर आपने किया तो किया क्या और तैयारी की तो कैसे की। उसके बाद रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ। देखो यार, शॉर्ट नोट्स हमेशा अपने होने चाहिए, कभी किसी टीचर के, कभी किसी दूसरे दोस्त के, है ना, और खासकर वो दोस्त जो बहुत करीब हो उसके तो कभी नोट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपको पीछे करने में लगा रहा होगा। मतलब गलत लिख देगा और बोलेगा पढ़ लो, नोट्स बना के बस खत्म हो गया, आपका काम खत्म। तो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि एंड टाइम में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अच्छे लेवल पर परफॉर्म करना पड़ेगा, अच्छे लेवल पर सारी चीजें समझनी पड़ेगी। तो वही सारी बातें हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो टेस्ट सीरीज एक अच्छी सी, देखो यार ये मेरा एक पर्सनल आपको रिकमेंडेशन है, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि मुझे ज्वाइन करो, मैं आपको बता रहा हूं कि पीजीटी की तैयारी के लिए एक बेस्ट चीज क्या हो सकती है, एक आइडियल तरीका क्या हो सकता है। अब टेस्ट सीरीज अल्टीमेट ज्वाइन करने से आप तो एक पहली बात सीरियस हो जाओगे भाई कि हाँ आपको वहां पर रेगुलर टेस्ट मिल रहे हैं, रेगुलर टेस्ट आप दे रहे हो, उससे अपने आप को एनालाइज कर रहे हो कि कहां पर गलती थी, क्या गलती थी।
है ना, और क्वेश्चंस के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि अल्टीमेट आप कितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, अटेम्प्ट तो क्वेश्चन ही करना है। तो वही बात मैं यहां पर सिखा रहा हूं, और इसी से आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अच्छा रिवीजन होगा। अगर बेस्ट रिवीजन है तो बस टेस्ट सीरीज ही एक मात्र तरीका होता है, क्योंकि आप अच्छे से देखते आ रहे हो। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं कि टेस्ट सीरीज ही लो, अगर आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तब भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर एक टेस्ट सीरीज ले लोगे, मैं फिर नहीं बोल रहा कि अपने से, किसी से भी, जहां पे आपको बेस्ट लगता है, जहां पर भी आप जुड़े हो, कहीं से भी, लेकिन अगर आप टेस्ट दे रहे हो बहुत रेगुलरली तरीके से, तो आप डेडिकेटेड हो, आप सीरियस हो, और आपको पता है कि आप एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम देने जा रहे हो। उसके बाद लास्ट में ये बात है थैंक यू। चलो ये तो बोलूंगा, लेकिन मैं आपको पर्सनल लेवल पर एक बात और रिकमेंड करने वाला हूं। आपने बीएचयू एग्जाम सुना होगा, बीएससी के बाद एमएससी एंट्रेंस के लिए होता है, डीयू एग्जाम सुना होगा। तो डीयू और बीएचयू एग्जाम्स में भी लगभग इतने ही क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के, 120 125, है ना, इस तरीके से सिर्फ केमिस्ट्री ही होता है डेडिकेटली। तो कहीं ना कहीं आप उस लेवल को भी देख सकते हो, वो लेवल भी कहीं ना कहीं मैच करेगा, लेकिन वो लेवल थोड़ा सा अप लेवल होता है। पीजीटी का लेवल थोड़ा सा डाउन लेवल है, यहाँ पर चीजें ज्यादा अप नहीं होती हैं, यहाँ थोड़ी सी चीजें डाउन रहेंगी डीयू बीएचयू से। लेकिन डीयू बीएचयू से आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जो आपके पास डिफरेंट एमएससी एंट्रेंसेस होते हैं। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा देखने में, जब मैंने क्वेश्चंस को टैली किया तो ऑलमोस्ट समझ में आया। लेकिन इनका लेवल थोड़ा सा अप होता है, लेकिन यहां से प्रैक्टिस बढ़ेगी तो जो डीयू हो गया, जैसे आपके पास बीएचयू हो गया, खासकर ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम, तो यहां से आपको एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, है ना। तो वैसे क्वेश्चन बैंक का क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अपने कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दो। स्टार्टिंग के 1-2 महीने, कम से कम एटलीस्ट मई तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे कर लो। उसके बाद फिर आप टेस्ट वगैरह इन सब पे फोकस करो, और आप अभी से भी अगर टेस्ट पर फोकस करोगे तो एक प्लस पॉइंट ही होने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ताकि जो नहीं कहीं पर ज्वाइन कर रखा है, जिसको एक तरीका चाहिए था, एक आइडिया चाहिए था, एटलीस्ट ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल रहे, वर्क कर सके, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करते रहिए, है ना। अगर आप यहाँ पर किसी 11th-12th क्लास वाले स्टूडेंट्स को पकड़ के उसको पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं एक बेस्ट है ये। क्योंकि एक बात पक्की है, जब आप खुद पढ़ते हो और किसी को पढ़ाते हो, तो पढ़ाने वाली चीज ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो ये मत सोचना हमारा 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद हो रहा है। 1 घंटा बहुत मतलब काफी है। 1 घंटा 11th को दे दो, 1 घंटा 12th को दे दो इस समय, क्योंकि आप सभी एमएससी पास आउट हो, तो आपको चीजें लंबे समय तक बेसिक वाली याद नहीं रह सकती है ना, तो वो पढ़ाने से बहुत अच्छे से लंबे समय तक याद रहने वाली। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।